क्लास 8वीं का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन है और इसमें हम सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इस तरह से ही प्रश्न का उत्तर देने से नंबर अच्छा मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे बनाएं, कौन सा उत्तर को चुनें और इससे आप अंदाज लगा सकेंगे कि हमारा नंबर कितना आएगा, परीक्षा में कितना नंबर प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे। हम सॉल्व करके रखे हैं, आपको एक क्वेश्चन को हम दिखाएंगे। मेरे चैनल पर बने रहें और इस तरह से हम सभी पेपर का डालेंगे, आप देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव से शुरू हो रहा है। इसके पहले थोड़ा यहाँ पढ़ लीजिए। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं SA1 का एग्ज़ाम। SA1 का एग्ज़ाम योगात्मक मूल्यांकन सत्र 2023-24 और सब्जेक्ट है हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी है, विषय हिंदी है और कुल पूर्णांक जो है 160 नंबर का। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि 60 नंबर में आप कितना नंबर ला रहे हैं। तो यहाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से ही। और जो पहला क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन एक नंबर का है। एक क्वेश्चन एक नंबर का अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है। 5 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें आपको ये पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़िए और सारा आंसर इसी से मिलेगा, है ना। ये पैसेज को पढ़ेंगे, सारा इसी से मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है, जब कोई, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई क्या होती है। तो पहली कठिनाई क्या होता है, मित्रता चुनने में। इस चैप्टर से मित्रता चुनने में। अब इसका आंसर ढूंढना चाहेंगे तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। देखिए, पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, कैसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा होता है। तो इसका आंसर ये है, जो अधिक दृढ़ संकल्प के है। जो अधिक दृढ़ संकल्प के है, वैसे लोगों के साथ हमारे लिए बुरा होता है। अब यहाँ इसको आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, है ना। दृढ़ संकल्प के है, देखिए इसमें है, यहाँ पर देखिए, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, है ना, ऐसे लोगों के साथ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे आइए, तीसरा प्रश्न देखिए, किसका गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, संगति का। चौथा प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है। तो किस पाठ से लिया गया है बच्चों, देखिए ये है मित्रता पाठ से लिया गया है, ये सही होगा। पांचवा देखिए, यह परिमार्जित शब्द के अर्थ क्या है। तो यह परिमार्जित शब्द का अर्थ है, जो साफ सुथरा ना हो, जो गंदा हो, जो धोया हुआ ना हो, उसको बोलते हैं यह परिमार्जित। तो आंसर सही हो जाएगा तीसरा। तो पंचमा का तीसरा, ये 5 तक प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए छठा देखिए, छठा से 10 तक, 6 से 10 तक के उत्तर के लिए नीचे दिए गए कविता को पढ़कर दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। मतलब ऊपर हम देखें कहानी से, अब नीचे देखेंगे हम कविता से लिखा हुआ है। तो ये कविता दिया हुआ है, गांव के पूरब बांसों के झुरमुट के बीच बनी है एक, है ना, कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया, वह विधवा है। तो आप पोएम पढ़े होंगे 8 क्लास में, तो आपको पता होगा। तो यह जो कविता है ना, का किस अंश पाठ से लिया गया, अपने पाठ का नाम बताना है। तो पहला हो जाएगा डायन, एक अंधविश्वास, इसी से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, मतलब 7वां क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है, डॉक्टर दीनानाथ सिंह। 8वां प्रश्न देखिए, कविता में समाज में फैले किस अंधविश्वास पर चोट की गई है।
तो किस अंधविश्वास पर चोट की गई है? देखिए डायन पर। समाज में अंधविश्वास है, एक डायन पर था। 9वां प्रश्न देखिए, निपुति शब्द का अर्थ चुनिए। तो निपुति शब्द का अर्थ क्या होता है? बिना संतान के। सी तीसरा क्वेश्चन सही हुआ है ना। सी निपुति का अर्थ होता है जिसका कोई संतान ना हो। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने समाज में फैले अंधविश्वास पर चोट की है। आपके अनुसार एक नारी को डायन कहकर उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? यह एक अपराध है, नैतिक रूप से गलत है ना। उपयुक्त दोनों, तो दोनों हो जाएगा, अपराध भी है और नैतिक रूप से गलत है। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका जवाब 1-2 लाइन में आपको देना है। एक गद्यांश है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। अच्छा पढ़े होंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, हिमालय भारत की रक्षा कैसे करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब इसी में है ना। तो हिमालय भारत का मस्तक है, भारत के उत्तर में एक तपस्वी की भांति अचल दृढ़ होकर आने वाले दुश्मनों को रोकता है, इससे हमारा देश सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन 12 है, दिनकर जी ने हिमालय के लिए क्या कहा है? तो उत्तर हो जाएगा, दिनकर जी ने हिमालय के लिए कहा, मेरे नगपति मेरे विशाल। देखिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ देखिए दिनकर जी ने ठीक ही कहा, मेरे नगपति मेरे विशाल। देख लिए। अब देखिए 13 प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 13 है, हिमालय एक तपस्वी की भांति किस तरह से हमें पाठ पढ़ाता है? तो उत्तर हो जाएगा, हिमालय तपस्वी की भांति अचल दृढ़ और मौन होकर हमें धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, प्रस्तुत गद्यांश में भारतवासियों के लिए गौरव की वस्तु किसे बताया है? तो उत्तर हो जाएगा, हिमालय से निकलने वाली अनेक पवित्र नदियां भारतवासियों के लिए गौरव की वस्तु है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आज हम किसके कारण सुरक्षित तथा ऐश्वर्यशाली हैं? तो उत्तर हो जाएगा, हिमालय के कारण ही आज हम सुरक्षित और ऐश्वर्यशाली है। ये हो गया 15 क्वेश्चन। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न न शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक। तो यहाँ देखेंगे आप शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 16, पाठ अमरूद का पेड़ कहानी में लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? तो उत्तर हो जाएगा, अमरूद का पेड़ कट चुका था, उनकी माँ रूढ़िवादी थी, वह अमरूद पेड़ को अशुभ मानती थी, परंतु लेखक इन सब विचारों से ऊपर थे, इसलिए लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखिए, पुष्प की अभिलाषा। कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो पुष्प की अभिलाषा, कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो आंसर हम इस तरह लिखेंगे, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की निम्नलिखित अभिलाषा है। पहला, हमें सुरबाला के गहनों में ना गूथा जाए। दूसरा, हमें प्रेमी माला में ना डाला जाए। तीसरा, हमें सम्राटों के शवों पर ना डाला जाए। और उनकी और अंतिम इच्छा है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाने वाले मार्ग पर फेंकने की अभिलाषा व्यक्त की है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, एक सही मित्र हमारे सुख दुख दोनों में साथ रहता है, हमें वह सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, बुरे कदम की आलोचना करता है, इसलिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि होता है। एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो हमारे हर दुख सुख में साथ रहेगा, सही रास्ता दिखाने में कोशिश करेगा और यदि हम गलत रास्ते में चाहते हैं तो हमें रोकेगा। 19 क्वेश्चन,
पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो उत्तर हो जाएगा हम पथ की पहचान मार्ग में आने वाले विघ्न बाधाओं का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाकर तथा अपनी पूर्वगामी के अनुभवों को मार्गदर्शक समझकर कर सकते हैं। ठीक है। 20 देखिए, 20वां क्वेश्चन। सम्राट अशोक 4 वर्षों के बाद भी कलिंग को जीत ना पाया। मतलब सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? क्वेश्चन नंबर 20 है सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? तो उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक 4 वर्षों के बाद भी कलिंग को जीत ना पाया। दोनों तरफ के युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, परंतु कलिंग आज भी अजय है। यही कारण सम्राट चिंतित थे। ठीक है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, आपको जवाब देना है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ है, दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 21। पाठ्य पुस्तक में बड़े भाई साहब कहानी हमें क्या सिखलाती है? तो उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक में बड़े भाई साहब कहानी हमें निम्नलिखित बातें सिखलाती है। हमें पढ़ाई आनंदपूर्वक करनी चाहिए, बोझ समझकर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हमें पाठ को समझना है, न कि रटना है। हमें जीवन में ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होती, बल्कि इसके लिए जीवन का अनुभव भी जरूरी है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 रहा। अब देखिए 22। प्रिय मित्र अथवा हमारा राष्ट्रीय ध्वज पर 10 पंक्तियां लिखें। अपने प्रिय दोस्त के बारे में लिख सकते हैं, या नहीं तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी लिख सकते हैं। तो आपकी जो दोनों में से अच्छा लगे, जो आप जिसको लिख सकें अच्छा से, उसको आप लिख दीजिए। देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लिख रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, यह 3 रंगों का है। सबसे ऊपरी भाग में केसरिया जो बलिदान का प्रतीक है, बीच में श्वेत जो सच्चाई का प्रतीक है, सबसे निचला भाग चाहे तो लिखें सबसे निचले भाग हरा जो हरियाली का प्रतीक है। हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के उपरांत राष्ट्रगान गाया जाता है। इस तरह से लिखे हैं। आप इसको अच्छा तरह से और लिख सकते हैं, और सजा के लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अपने मित्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है, जिसमें जन्मदिन की बधाई के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखना है आपको। प्रिय मित्र यहाँ नाम दे सकते हैं, जो दोस्त है। नमस्ते यहाँ डेट दे दीजिए। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप। देखिए दोस्त को हम 2 तरह से संबोधन कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बात रह गया कि अपने दोस्त को तुम कैसे करते हो। तो तुम भी कुशल होगा। मुझे पता है कि तुम्हारा जन्मदिन बीत गया है ना, तुम बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया, किसी कारणवश मैं नहीं पहुंच पाया था। तुम जन्मदिन अच्छे से मनाया, इसके लिए ढेर सारे बधाइयाँ, है ना। तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख दीजिए। तो इस तरह से हम ये मित्र के पास पत्र लिखे जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और इसको आप अच्छे ढंग से भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर एक कहानी लिखिए। ये चित्र को देखिए और कहानी को लिखिए। ये क्या चूहे हैं, है ना, ये चूहा है और ये बिल्ली है, बिल्ली। ठीक है, चूहा और बिल्ली।